हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखो, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। 12th की फिजिक्स फर्स्ट की बुक में जो इनिशियल या स्टार्टिंग के 6 चैप्टर हैं वो सब है डीसी करंट पे बेस्ड। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, और यहाँ से जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो है एसी या अल्टरनेटिंग करंट। एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है। कल परसों एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर कुछ बोर्ड लेवल का पढ़ाइए या कुछ नीट लेवल का या एयरफोर्स लेवल का। ऐसा है, फिजिक्स जो है वो हमेशा फिजिक्स रहेगी। अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ते हैं, साथ में शीट सोल्व करते हैं, तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। उसमें फिजिक्स अगर है तो ये फिजिक्स कंप्लीट है। इसमें हम ज्यादा एडवांस लेवल पे इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि ये जेईई एडवांस लेवल का नहीं है। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर हम करते हैं तो ये एडवांस लेवल पे जाएगा, लेकिन यहाँ तक का जो हम पढ़ते हैं वो नॉर्मल सभी एग्जामों के लिए सफिशिएंट है। कि बोर्ड एग्जाम अलग है, सीबीएसई अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बच्चे का सवाल था जी ये सीबीएसई बोर्ड का है या आरबीएसई बोर्ड का है। फिजिक्स फिजिक्स है। एनसीईआरटी की जो बुक है उसका हम कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं, उससे एक्स्ट्रा अगर कुछ बचता है तो उसको भी हम करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग, देखो पहला क्वेश्चन माइंड में ये उठता है कि अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में क्या डिफरेंस है। देखो, हर वो करंट जिसको हम जीभ से चेक कर सकते हैं वो डायरेक्ट करंट है। फॉर एग्जांपल, रिमोट है, काम करना बंद कर देता है, क्या करेंगे, चेक करेंगे सेल को। सेल लेते हैं, रिमोट से निकालते हैं, यूं टच करवाते हैं। अगर कुछ स्पार्किंग सा लगता है तो सेल है सही, और अगर नहीं लगता है तो सेल डिशन नया सेल उसमें डाल देंगे। कोई बच्चे की बंदूक है, खिलौना है, सेल नहीं चल रहा है, निकालेंगे, चेक करेंगे, वापस डाल देंगे। दैट इज डीसी करंट। और उस करंट को जिसको हम जीभ से चेक नहीं कर सकते, जैसे घर में करंट है या नहीं, टेस्टर से चेक करते हैं। क्या कभी यूं चेक किया है कि वायर प्लग में डाल दें और दूसरी साइड से जीभ से टच करवाएं? नहीं ना। तो हर वो करंट जिसको जीभ से टच किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है, वो डायरेक्ट करंट है। और वो करंट जिसको जीभ से चेक नहीं किया जा सकता वो अल्टरनेटिंग करंट है। दूसरा सवाल उठता है, और कोई डिफरेंस हम देखना चाहें, वो करंट जिसको जेब में डाल सकते हैं, डीसी है। जैसे सेल है, बाजार में गए 10 रुपए का सेल लिया, जेब में डाल लिया, डीसी करंट है। क्या आप एसी को जेब में डाल सकते हैं कि घर में करंट आ रहा है, वायर लगा के अंदर डाल के कहीं चले गए? नहीं पॉसिबल है। हर वो करंट जिसको जेब में डाल सकते हैं डीसी हो सकता है, जिसको नहीं डाल सकते वो एसी है। या हर वो करंट जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। गांव जाना है, सेल खरीदा, जेब में डाल लिया, चले गए, डीसी है। क्या गांव में करंट कम आता हो तो ऐसा पॉसिबल है कि हम जिस सिटी में रहते हैं वहां पे करंट लगा दें, वायर फिट कर दें और एक वायर साथ में लेके चलते चले यूं डालते जाएं कि घर तक करंट चला जाएगा? नहीं पॉसिबल है। जिस करंट को हम एक जगह से दूसरी जगह तक कन्वे खुद कर सकते हैं वो डायरेक्ट करंट है, और जिसको हम कन्वे नहीं कर सकते वो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है। चौथा डिफरेंस है, वो करंट जो दुकान पे मिलता है डायरेक्ट करंट है। जैसे बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी हम लगाते हैं, वो करंट जो दुकान पे मिलता है वो डायरेक्ट करंट है। और वो करंट जो बिजली बोर्ड से आता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सप्लाई करता है, वो एसी है। तो बेसिक डिफरेंस एसी और डीसी में क्या है। फिजिक्स की लैंग्वेज में तो जो डिफरेंस हम देंगे वो अलग होंगे, लेकिन अगर कोई गांव का आदमी या कोई अनपढ़ आदमी हमसे पूछ ले कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, तो हम क्या बताएंगे? डीसी जीभ से चेक होता है, एसी चेक नहीं होता है। डीसी दुकान पे मिलता है और एसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मिलता है। अब फिर मन में सवाल उठता है कि दोनों में से अच्छा करंट कौन सा है, मतलब ज्यादा यूजफुल क्या है, एसी है या डीसी है? तो आंसर है एसी है। रीजन हो सकता है क्यों। देखो, डीसी की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट चलती है, ये डीसी फिक्स रहता है। 1.5 वोल्ट का सेल है तो अब ये 1.5 वोल्ट का ही रहेगा, इसको आप 500 वोल्ट का नहीं कर सकते। लेकिन एसी जो है उसको ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम कम या ज्यादा कर सकते हैं।
अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा हो, गांव में जिसको टंकी या डीपी बोलते हैं, जो गांव के बाहर बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है 2 पोल के बीच में, एक पोल पे भी होता है कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का, तो एसी की वैल्यू को या वोल्टेज को हम ट्रांसफॉर्मर से कम या ज्यादा कर सकते हैं। स्टेप अप लगाएंगे बढ़ा सकते हैं, स्टेप डाउन लगाएंगे कम कर सकते हैं। रेडिया है, मान लो टीवी है, इसमें जो ट्रांसफॉर्मर लगता है वो होता है स्टेप डाउन। क्यों? 220 वोल्ट का करंट आ रहा है, टीवी को चाहिए कम, तो वो उसको डाउन कर देगा, स्टेप डाउन। अगर हाई वोल्टेज करना हो तो स्टेप अप। तो एसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से कम या ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन डीसी जो है वो फिक्स रहेगा। 1.5 वोल्ट है तो 1.5 रहेगा, 200 वोल्ट है 200 वोल्ट रहेगा। इसकी वैल्यू को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे कि एसी इज मोर यूजफुल देन डीसी। अब ये तो थी जनरल बातें कि एसी और डीसी में बेसिक डिफरेंस क्या है। हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एसी। एसी वो करंट है जो घर में पावर सप्लाई आता है, अल्टरनेटिंग करंट। इंडिया में जो करंट आता है उस एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। मतलब वो करंट 1 सेकंड में ऐसे 50 साइकिल कंप्लीट करता है। ये एक साइकिल है, ऐसे 50 साइकिल। जबकि जो अमेरिका है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन वगैरह जो है, इनमें जो एसी आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज। मतलब उनका जो एसी करंट है वो अपने से कुछ सुपीरियर है, अच्छा है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 की जगह कितनी हर्ट्ज है? 60 हर्ट्ज है। जनरल क्वेश्चन अगर आए तो याद रख सकते हैं, इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 50 हर्ट्ज। और बाहर क्या, बाहर के कंट्रीज में कितनी होती है, अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज। चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब हम, कौन सा? एसी या अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब एसी का चैप्टर समझने से पहले कुछ ऐसी बेसिक मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं जो अगर हमें आएगी तो ही हम एसी के चैप्टर को समझ सकते हैं। क्या क्या है ये प्रॉपर्टीज? सबसे पहला है एवरेज वैल्यू। सबसे पहला है एवरेज वैल्यू। देखो मान लो कोई फंक्शन है y, ये लो कोई वेरिएबल है y जो फंक्शन है टाइम का। किसका? टाइम का। मतलब y जो है वो t के साथ में चेंज होता है। स्पीड मान ले, रेस देते जा रहे हैं तो धीरे धीरे स्पीड क्या होगी? चेंज होगी। तो अगर इस y की एवरेज वैल्यू लेनी हो तो इस सिंबल को बोलते हैं एवरेज वैल्यू का सिंबल। मतलब दोनों तरफ जब ये बने हुए हो तो कैसी वैल्यू लेनी है हमें? एवरेज वैल्यू लेनी है। तो एवरेज वैल्यू अगर इसकी लेनी हो तो क्या करेंगे? ऊपर तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और नीचे ओनली dt को इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? जब भी किसी वेरिएबल की एवरेज वैल्यू हमें लेनी हो तो ऊपर उस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और नीचे ओनली dt को इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट जो भी हो सकती है, मान लो t1 से t2 है, t1 से t2 है। किसी भी वेरिएबल की एवरेज वैल्यू लेने का फिक्स फॉर्मूला है। क्या करेंगे? ऊपर उस वेरिएबल को इंटीग्रेट करेंगे और नीचे ओनली dt को इंटीग्रेट करेंगे। कैसे? मान लो एक क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल्स टू t स्क्वायर, then find average value of y between t is equals to 1 to t is equals to 3। तो देखो क्या करेंगे, ये y के दोनों तरफ लगा दिया एवरेज वैल्यू के लिए, ऊपर इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को। किसको? t स्क्वायर को, ठीक है, और नीचे ओनली इंटीग्रेट करेंगे dt को। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t क्यूब बाई 3। कहां से कहां तक है ये? 1 से 3 तक। ये 1 से 3 तक। ये हुआ कैसे है? x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 बाई n+1। तो t स्क्वायर 2 + 1 3 और 2 + 1 3। कहां से कहां तक है? ये 1 से 3 तक है। और नीचे कहां से कहां तक है?
कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं हो उसका इंटीग्रेशन हमें करना हो, मतलब ब्लैंक स्पेस हो, तो जिस वेरिएबल के रिलेटिव इंटीग्रेशन है आंसर में वही वेरिएबल मिल जाता है। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, कहां से कहां तक, 1 से 3 तक। ऊपर क्या आएगा, 3 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3 अपॉन 3 माइनस 1, ये करेंगे तो आएगा 2, ये हो गया 9, 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 बाई 3 अपॉन 2, ये आएगा 3, 27 माइनस 1 अपॉन 2, तो 26 बाई 3, और ये हो जाएगा 1 बाई 2, तो ये 13, तो एवरेज वैल्यू मिलती है 13 बाई 3। तो अगर किसी वेरिएबल की एवरेज वैल्यू हमें लेनी हो किसी भी लिमिट के बीच में, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, जबकि नीचे ओनली dt को इंटीग्रेट कर देंगे। मान लो थोड़ा टफ दिया जाए, हम 4-5 तरीके से सवाल सीखेंगे, क्योंकि कई बार डायरेक्ट इनसे ही सवाल पूछ लिया जाता है। मान लो हमसे इंटीग्रेशन पूछा गया, या फाइंड इफ y is equals to 2 root t, then find average value between t is equals to 0 to t is equals to 2। y की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 रूट टी। तो कैसे करेंगे, देखो ऊपर तो ये y की एवरेज वैल्यू है, ऊपर तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका और नीचे करेंगे इसका, कहां से कहां तक, 0 से 2 और 0 से 2। अब इस रूट t का मतलब है t की पावर है हाफ, तो कैसे करेंगे, 2 t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, और नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा, t, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। क्या आएगा आगे, देखिए 2 इंटू ये हाफ प्लस 1 हो गया 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो इसको लिखेंगे t रूट t, कहां से कहां तक, ये हो गया 3/2 अपॉन ये आएगा 2 माइनस 0, क्या आएगा, 2 t की जगह लिखेंगे 2 रूट 2 माइनस 0 अपॉन, ये हो जाएगा उल्टा, तो इंटू 2/3, और ये 2 भी आ जाएगा नीचे, ये है 2/1, उल्टा होगा तो 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या, 2 इंटू 2 4 रूट 2 अपॉन 3, ये आ गई किसकी वैल्यू, इस y इज इक्वल्स टू 2 रूट t की एवरेज वैल्यू किस किस के बीच में, t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 2 के बीच में। अब हम सीखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एवरेज वैल्यू। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि साइन थीटा की एवरेज वैल्यू निकालो, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए साइन 0 की वैल्यू हम कितनी पढ़ते हैं, 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी पढ़ते हैं हम, 1/2। साइन 45 कितना पढ़ते हैं, 1/√2। साइन 60 की क्या पढ़ते हैं, √3/2। और साइन 90 क्या पढ़ते हैं, 1। तो साइन थीटा का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ये 0 से चलता हुआ कहां आता है, मैक्सिमम 1 तक। मान लो हमसे पूछ लिया जाए कि इस प्रोसेस की एवरेज वैल्यू क्या है। जैसे एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है, मान लो किसी आदमी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 है, किसी के 4 है, हमसे पूछा जाए एवरेज करके बताओ, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और फिर टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। एवरेज जब छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे तो क्या था, टोटल करो और फिर कितनी वैल्यूज है उससे डिवाइड करो, तो 2 + 3 + 4/3 आता है 3। अब यूं ही ये 0 है, ये 1 है, अगर 0 और 1 के एवरेज वैल्यू पुराने तरीके से निकालें तो आती है 1/2। चेक करना है क्या ये सही है, ठीक है। देखो यहां होता है 0, ये है 1/4 साइकिल, ये है हाफ साइकिल,
ये है 3/4 साइकिल और ये है कंप्लीट साइकिल। हम साइन थीटा की एवरेज वैल्यू निकालेंगे 0 से लेके t/4 के बीच में। कैसे? क्वेश्चन है फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू t/4। इस साइकिल में 0 से 1 के बीच में चेक ये करना है क्या एवरेज वैल्यू 1/2 है या कुछ और है। देखो हमें एवरेज वैल्यू लेनी है किसका? ऊपर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन और नीचे ओनली dt का इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक? 0 से t/4, 0 से t/4। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी। कहां से कहां तक? 0 से t/4 तक। इंटीग्रेशन में t के पास में जो वैल्यू लिखी होती है वो बाद में डिवाइड होती है। तो t के पास में क्या है? ओमेगा है, ये रहा ओमेगा नीचे। जब कुछ भी नहीं हो तो dt का इंटीग्रेशन होगा t, ये आ गया। ठीक है, अब इस लिमिट को पुट करते हैं तो आएगा माइनस कोस ओमेगा। ओमेगा का हम फॉर्मूला जानते हैं 2π क्या होता है? t। तो ये लो 2π/t और इस t की जगह पहले क्या लिखेंगे? t/4 माइनस, अब 0 लिखेंगे तो आएगा माइनस कोस 0 अपॉन ओमेगा। t की जगह क्या आएगा? t/4। इस ओमेगा की जगह लिख देते हैं 2π/t और ये आ गया t/4। देखो माइनस माइनस प्लस, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। कोस 0 हो गया 1। अब ये t से t कैंसिल, 2 से ये 2, कोस π/2 होता है 0। तो ऊपर क्या बचा है? 1। t से t कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो 2/π। तो साइन थीटा की एवरेज वैल्यू 0 से t/4 के बीच में जो हम समझ रहे थे कि 1/2 दे सकते हैं वो गलत था। इसकी राइट वैल्यू क्या होती है? 2/π। जब तक हम फिजिक्स पढ़ेंगे बार बार ये चीज काम में आएगी। इसको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो कि साइन थीटा की हाफ साइकिल के लिए या क्वार्टर साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2/π। जब आपको एसी करंट की एवरेज वैल्यू लेना सिखाऊंगा उस टाइम ये चीज काम में आएगी। एवरेज वैल्यू कितनी आती है? 2/π। ये थी साइन थीटा की वैल्यू। मतलब ये साइन थीटा का ग्राफ है, अगर यहां तक ले या यहां तक ले, इस पूरे साइकिल के लिए यहां तक एवरेज वैल्यू हमेशा कितनी ली जाती है? 2/π। चाहे साइन थीटा के लिए ली जाए या चाहे कोस थीटा के लिए ली जाए। अब हम सीखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। ये भी अभी काम में आएगी। किसकी? साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू लेना। तो नेक्स्ट क्या है? फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू t/2। देखो साइन और साइन स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? साइन स्क्वायर में साइन का क्या है? स्क्वायर है। लास्ट में रिजल्ट तो हम इसका डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? देखो दो फॉर्मूले हमारे पास आते हैं। 1 प्लस कोस जो होता है इसको बोलते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, जबकि जो 1 माइनस कोस थीटा होता है इसको बोलते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। देखो यहां साइन का स्क्वायर है। पूरे इंटीग्रेशन में कहीं भी स्क्वायर का इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बताया गया है, तो हम पहले इस स्क्वायर को सिंपल में चेंज करेंगे। तो देखो यहां से इस 2 को नीचे ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा/2 क्या है? 1 माइनस कोस थीटा/2। या इसको डबल कर दे थीटा को तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा/2। उस साइन स्क्वायर की जगह तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी जगह हम किसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी/2।
चलो स्टार्ट करते हैं। y का एवरेज वैल्यू y मान लेते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी को। तो कैसे लेना था इसका, लेकिन इसकी जगह हम लेंगे इसका, क्योंकि स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ऊपर आएगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक, और नीचे आएगा डायरेक्टली dt का 0 से t/2 तक। देखो ये है 1/2, चाहो तो इस 2 को बाहर ले लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन होगा t, क्योंकि इसके पास में कुछ नहीं है, t माइनस कोस 2 ओमेगा टी, इसका होगा साइन 2 ओमेगा टी, और t के पास जो होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड। तो t के पास में क्या है, 2 ओमेगा, ये लो 2 ओमेगा, नीचे आएगा ओनली t, 0 से t/2, 0 से t/2। चलो वैल्यू रखते हैं। देखो 1/2, t की जगह लिखेंगे पहले t/2, t/2 माइनस, अब इसकी जगह देखो 2 ओमेगा की जगह 2π/t, और t की जगह t/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, t से t, साइन 2π की वैल्यू होती है 0। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0, और फिर जब 0 लिखेंगे तो t की जगह भी 0 और इसकी जगह भी 0। तो आगे जो कुछ है उस सब की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0। नीचे आएगा t/2, t/2 से t/2 कैंसिल। अब जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, 1/2। तो अगर हमसे पूछा जाए कि साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या है, तो लेंगे 2/π। और अगर पूछा जाए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या है, तो हम कितना लेंगे, 1/2। ये थी कुछ इंटीग्रेशन या एवरेज वैल्यू की प्रॉपर्टी। अब 2-4 बेसिक चीजें हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बार बार जब हम सर्किट पढ़ेंगे एसी सर्किट में तो वो काम में आएंगे, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आगे जब मैं चैप्टर में वो समझाऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखो क्या क्या है। नंबर 1, अगर साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो आता है माइनस कोस थीटा। अगर साइन ए थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो आता है माइनस कोस ए थीटा, और इस थीटा के पास जो लिखा हो उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड। या इसको यूं भी मान सकते हैं कि जब भी साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो माइनस कोस ओमेगा टी आएगा, और टी के पास जो लिखा हुआ है ओमेगा, उससे क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड। दूसरा, अगर कोस टी का डिफरेंशिएशन किया जाए तो आता है साइन टी। अगर कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया जाए तो साइन ओमेगा टी, और टी के पास जो है उस ओमेगा से इसको कर देते हैं डिवाइड। आगे चलते हैं। दूसरी चीज, अगर कहीं माइनस कोस थीटा लिखा हो और इसको साइन थीटा में चेंज करना हो तो इसको लिख दिया जाता है साइन थीटा माइनस π/2। मतलब जैसे यहां है माइनस कोस ओमेगा टी, तो अगर माइनस कोस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी में चेंज किया जाए तो क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। जबकि अगर प्लस का कोस थीटा हो तो प्लस के कोस थीटा को साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिख दिया जाता है। अगर बाहर माइनस हो तो माइनस π/2 कर देते हैं, अगर बाहर प्लस हो तो प्लस π/2 कर देते हैं। ये थे बेसिक इंटीग्रेशन या कोस को साइन और साइन को कोस में चेंज करने की प्रॉपर्टीज, जो चैप्टर में बार बार हमारे काम में आएगी। अब हम 2-3 चीजें और पीछे से रिवाइंड करते हैं कि किस किस चीज को हमें चैप्टर में पढ़ना है, उस पर वोल्टेज कैसे दिया जाता है। देखिए, वोल्टेज
एट डिफरेंट सर्किट्स। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर, आर मींस रेजिस्टेंस। फिर हम पढ़ेंगे एल, एल फॉर कोइल या सेल्फ इंडक्टेंस। फिर हम पढ़ेंगे सी या कैपेसिटर। फिर हम पढ़ेंगे आर एल। फिर हम पढ़ेंगे आर सी। फिर हम पढ़ेंगे एल सी आर। फिर हम पढ़ेंगे एल सी। और एक टॉपिक बचेगा पावर फैक्टर। एसी का जो चैप्टर है उसमें हमें इन 6-7 सर्किटों का एनालिसिस करना है। किस किस का? आर का, एल का, सी का। आर फॉर रेजिस्टेंस, एल फॉर कोइल, सी फॉर कैपेसिटर। फिर कॉम्बिनेशन इन दो का या तीनों का। इनमें से हमारे सिलेबस में एलसीआर का सीरीज सर्किट ही है। एलएल के बारे में भी मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में नॉर्मली काम कौन सा आएगा? एलसीआर सीरीज सर्किट। देखो, वोल्टेज एट रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ हम पढ़ते हैं कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR। जब भी किसी रेजिस्टेंस का वोल्टेज हमें लेना होगा तो हम क्या लिख देंगे? V इज इक्वल्स टू IR। अगर लेना हो वोल्टेज एट कोइल, तो कोइल के केस में क्या करेंगे? देखो, याद होगा कोइल के लिए हम पढ़ते थे N फाई बराबर Li। डिफरेंशिएशन कर दे तो N डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू L डी आई बाई डी टी। इसको अगर E बोल दें तो कोइल का जो वोल्टेज है वो किससे दिया जाता है? E इज इक्वल्स टू L डी आई बाई डी टी से। और तीसरा वोल्टेज एट कैपेसिटर, ये है कैपेसिटर जिसमें 2 बराबर की प्लेटें लगी हुई है। अगर किसी ने कैपेसिटर का चैप्टर नहीं पढ़ा था तो वो एक बार याद रख ले। कैपेसिटर या कंडेंसर वो व्हाइट कलर की डिब्बी है जो एक पंखे के अंदर लगी हुई होती है। इसका वोल्टेज कैसे निकालते हैं? मान लो 3 प्लेट है, इस पे है 10 वोल्ट, इस पे है 20 वोल्ट, इस पे 20 वोल्ट। अब पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। सबसे ज्यादा इस पे वोल्टेज है, मतलब जो इससे चार्ज निकला है वो सबसे ज्यादा है, इससे फिर कम है और इससे सबसे कम है। तो Q डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? V के। तो यहां से कहते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जब इस सिंबल को हटाते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं C। इस C को बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। या V इज इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं यहां से? Q बाई C। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पहले फिर से तीनों चीजें याद दिलाऊंगा। कैसे साइन थीटा कोस थीटा को इंटरचेंज किया जाता है वो बताऊंगा। एवरेज वैल्यू लेना बताऊंगा। और इन सर्किट्स का फिर हम एक एक करके एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एसी की 2-4 बेसिक चीजें बता देता हूं। एवरेज वैल्यू कैसे लेंगे, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, और मैक्स करते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट, देखो अल्टरनेटिंग करंट को कुछ इस तरह से लिखते हैं, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। कैसे? EMI चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो था E इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एसी जनरेटर। या इसको लिखते हैं E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस फॉर्मेट का जो करंट होता है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये V जो है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब किसी इंस्टेंट पे वैल्यू। अभी बाइक हम चला रहे हैं तो 50 पे चलती है, कभी 60 पे चलती है। किसी इंस्टेंट पे जब हम उसको देखते हैं, नोट करते हैं, वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जो V नोट है इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू देखो, यूं जब कोई एसी चलता है, ये जो इसकी वैल्यू है इसको बोलते हैं कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू। साइन साइन है, ओमेगा इसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला इसका लेते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ या ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी।
इस पे क्वेश्चन कैसे हमसे पूछा जा सकता है उसके 2-4 एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ये टी है कोई भी टाइम। पहले एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में जाने से पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। देखो इसको मैं साइड में लिख दूंगा अभी। मान लो दे रखा है v इज इक्वल्स टू 20 साइन 50 पाई टी। फाइंड। देखो पहली चीज है इसका v मैक्सिमम कितना होगा 20 दे सकते हैं। साइन ओमेगा टी कंपैरिजन करते हैं तो ओमेगा कितना मिलता है 50 पाई। तो नंबर 2 अगर पूछ लिया जाए ओमेगा तो हम कितना दे सकते हैं 50 पाई। अगर पूछी जाए फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में तो कैसे करेंगे। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू 50 पाई। पाई से पाई कैंसिल तो फ्रीक्वेंसी कितनी मिलती है 35। अगर पूछ लिया जाए टाइम पीरियड मतलब ये एसी एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करता है ये, तो टी होता है फ्रीक्वेंसी का उल्टा। एफ जो मिला है उसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो कितना मिलेगा 1/25 सेकेंड। सबसे बेसिक सवाल जो इस पे पूछा जाता है वो पूछा जाता है इस तरह का। दूसरा थोड़ा ट्विस्ट देना हो तो कैसे देगा। v इज इक्वल्स टू 20 साइन 50 पाई टी कोस 50 पाई टी। फाइंड v मैक्सिमम ओमेगा एफ एंड टी। देखो हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी उसमें सिर्फ साइन है लेकिन यहां साइन और कोस दोनों दिए गए हैं। तो क्या याद रखेंगे एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो क्या होगा देखो इसको लिख दे 10 इंटू 2 तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। इस इक्वेशन को दोबारा यूं लिखा जा सकता है 10 साइन। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 100 पाई टी। 2 साइन थीटा कोस थीटा इसकी जगह क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो 15 टू 2 100। अब v इक्वल्स टू देखो डायरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। v नोट कितना है 10 है। ओमेगा कितना है 100 पाई है। अगर पूछता है फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा की जगह कितना लिख देंगे 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू 100 पाई। अब पाई से पाई कैंसिल कर दें तो फ्रीक्वेंसी क्या मिलती है 50 हर्ट्ज। अगर पूछने टाइम पीरियड तो इसको जस्ट क्या कर देंगे उल्टा तो 1/50 हर्ट्ज। ये थे बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन जिसमें फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड या मैक्सिमम करंट हमसे पूछ लिया जाए। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें अल्टरनेटिंग करंट के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन मिक्स होता है। कैसे देखो जैसे दे रखा है इफ v इज इक्वल्स टू 100 साइन 50 पाई टी देन इन हाउ मच टाइम करंट विल गेट इट्स मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम 0 स्टार्ट। देखो करंट जब चलता है यूं अगर यहां तक का टाइम t है तो ये है 3t/4 ये है t/2 और ये कितना है t/4। करंट 0 से t/4 आने में कितना टाइम लेता है t/4 मैक्सिमम तक। तो हमें t चाहिए। अगर उस t को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है इन हाउ मच टाइम करंट विल गेट इट्स मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम। तो कैसे करेंगे ओमेगा कितना दे रखा है 50 पाई तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिख दें तो एफ मिलता है 25 और टी होता है एफ का उल्टा तो ये कितना है 1/25। अपना जो टाइम है वो कितना है 0 से मैक्सिमम तक का t/4 t है ये 4 से डिवाइड 1/100 या
ऊपर इसको कर देते हैं 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर जाके बन जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻³ या इसको लिख देंगे 10 मिली सेकेंड। इस तरह का क्वेश्चन भी एससी से पूछ सकता है। अब बात करते हैं एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू की। देखो एसी का चैप्टर शुरू होता है अब कहां से, जैसे V इज इक्वल्स टू लिखा है V0 साइन ओमेगा टी, इसमें 2-3 वैल्यू हमसे पूछी जाती है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, वो 4 तरह के क्वेश्चन हमसे कर सकता है। मैं चारों आपको समझा देता हूं। अगर पूछता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखी है V0, दूसरी वैल्यू हमसे पूछी जाती है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो सबसे पहले स्क्वायर किया जाता है, उल्टा चलते हैं, इधर से स्क्वायर करते हैं, फिर मीन करते हैं, फिर रूट करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो देखो V इज इक्वल्स टू V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर, मीन, इसका अगर मीन कर दें तो ये तो एज इट इज रहेगा। याद करो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन 1/2 होता था, याद है। अब रूट, इसका रूट अगर कर दें तो बचेगा V0/√2। इस चैप्टर में बार बार आरएमएस वैल्यू काम में आएगी, जो कैसे लिखी जाएगी V0/√2। जो वैल्यू यहां दे रखी है इसका √2 से डिवाइड करना है, तो Vrms हमेशा कितना होता है Vmaximum/√2। एसी के चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं तो इसको याद रखना ही है। तीसरी चीज हम पढ़ते हैं एवरेज वैल्यू। 2 तरह की एवरेज वैल्यू हमसे पूछी जाती है, पहले फॉर हाफ साइकिल और फिर फॉर कंप्लीट साइकिल। देखो साइन थीटा की एवरेज वैल्यू हमने पढ़ी थी कुछ देर पहले 2/π। अगर आधे साइकिल के लिए पूछता है तो साइन की एवरेज वैल्यू क्या है 2/π, तो V एवरेज लिखा जाता है 2V0/π। इसकी 2/π है इंटू V0। अगर कंप्लीट साइकिल के लिए ले तो इतनी ही प्लस में इतनी ही माइनस में, कंप्लीट साइकिल के लिए ये कितनी हो जाती है, एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है। इसीलिए जब एसी करंट को मेजर करते हैं, क्वेश्चन आता है वाई एसी करंट इज नॉट मेजर्ड ऑन एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू से क्यों मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एवरेज वैल्यू को कितनी दे देता है, 0 दे देता है। क्या क्या याद रखेंगे, मैक्सिमम ये है, आरएमएस के लिए इसको √2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए 2V0/π और कंप्लीट साइकिल के लिए 0। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एसी के लिए है जो साइन थीटा या कोस थीटा पे डिपेंड करती हो। कुछ ऐसी वैल्यू भी हमसे पूछी जा सकती है जो स्क्वायर बेस्ड हो, मतलब पहले इसका 1-2 एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूं, उसके बाद हम करेंगे स्क्वायर शेप की एसी के लिए। देखिए मान लो V इज इक्वल्स टू है 50 साइन 40πt। अब पूछा जाए कि V मैक्सिमम क्या है तो कितना है 50। अगर पूछा जाए V RMS कितना है तो इस मैक्सिमम को किससे डिवाइड कर देंगे, √2 से। अगर पूछा जाए एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए तो ये थी 2V0/π, तो 2V0 है 50/π। और अगर पूछता है कंप्लीट साइकिल के लिए तो कर देंगे 0। क्या याद रखेंगे, आरएमएस वैल्यू के लिए इसको किससे डिवाइड किया है हमने, √2 से। Vrms इज इक्वल्स टू Vmaximum/√2, और अगर ये लेना हो तो √2 इंटू Vrms। इस आरएमएस वैल्यू को ही वर्चुअल करंट भी बोलते हैं। कौन सा करंट बोलते हैं, वर्चुअल करंट। इसकी फीलिंग क्या है, मतलब कैसे इसको समझा जा सकता है,
ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा आगे लेके चलूंगा तब बताऊंगा। लास्ट चीज देख लेते हैं। देखिए ये है ये साइन टाइप का करंट, और ये मान लो अगर स्क्वायर टाइप का एसी करंट हो, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो यहां मैक्सिमम वैल्यू होती है V मैक्सिमम V नोट, मान लो यहां भी मैक्सिमम वैल्यू है V नोट, यहां RMS वैल्यू होती है V मैक्सिमम बाई √2, लेकिन यहां V में RMS वैल्यू भी V नोट ही होती है, क्योंकि ये चेंज नहीं हुई है। अगर पूछा जाए एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए तो ये लेते हैं 2V नोट अपॉन पाई, लेकिन ये हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू भी कितनी रखता है? V नोट। और अगर V कंप्लीट साइकिल के लिए लिया जाए तो दोनों में ही कितना मिलता है? 0। ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अल्टरनेटिंग करंट। कल हम इसको आगे लेके चलेंगे और अलग अलग सर्किट को करना स्टार्ट करेंगे। तब तक इसको रिवाइज कीजिए। बाय।